हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, यदि बात की जाए सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 यानी कि नीति शास्त्र की, तो केस स्टडीज एक बहुत अहम कड़ी है। अगर आप केस स्टडीज को अच्छे से करना, जानना, समझना सीख गए तो निश्चित तौर पे यूपीएससी मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए ये जो सीरीज है हमारी, जहां पे हम केस स्टडीज डिस्कस करते हैं, उस सीरीज में ये चौथा वीडियो है। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनवा के आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आप वहां से बाकी भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो सेक्शन में जाके भी केस स्टडीज सर्च कर सकते हैं। खैर, आज की जो केस स्टडी है वो लोक प्रशासन में जो नैतिक मूल्य होते हैं उनसे जुड़ी है, जहां पे हम एक केस स्टडी करेंगे ओलंपिक से जुड़ी, जहां पे आप एक सचिव के तौर पे, एक अधिकारी के तौर पे गए हैं और आप कुछ गड़बड़ियां देखते हैं। इस दौरान उसमें क्या इशू है, क्या नहीं है, किन बिंदुओं में बात करनी है, ये सब हम आज देखेंगे। बात की जाए अगर केस स्टडीज की, तो देखिए मुख्य परीक्षा की सबसे जो प्रमुख अस्त्र है वो है एथिक्स, और एथिक्स का जो सबसे प्रमुख अस्त्र है वो केस स्टडी। तो अगर आपका क्लियर है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। और कई बार मैंने बताया E² O² यानी कि एथिक्स, एसे यानी कि निबंध, साथ में ऑप्शनल के दोनों पेपर, अगर ये 4 पेपर आपके मजबूत हैं तो निश्चित तौर पे आप सफलता के झंडे गाड़ेंगे यूपीएससी की जर्नी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस केस स्टडी को। देखिए, एक केस स्टडी है क्या, आप खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं, आप पेरिस ओलंपिक में भारतीय खेल दल का नेतृत्व कर रहे हैं। सभी खिलाड़ी आमतौर पर देर रात तक भारतीय खिलाड़ियों के लिए निर्धारित मैदान में अभ्यास करते हैं। एक रात भोजन के बाद आप मैदान में गए जहां भारतीय खिलाड़ी अभ्यास कर रहे थे। आपने क्या पाया कि दल के शीर्ष एथलीटों में से एक छिपकर सिरिंज यानी कि जो सुई होती है के जरिए इंजेक्शन लगा रहा है। जब आपने उससे इसके बारे में पूछा तो उसने बात को टालने की कोशिश की। अधिक पूछने पर खिलाड़ी ने खुलासा किया कि यह एक स्टेरॉयड था जिसका उपयोग उसने अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए किया है। जब आप उसे कोच के पास चलने के लिए कहा आपने, तो उसने बताया कि उसके कोच ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा है। उसके कोच ने ही कहा है कि यू शुड यूज दिस स्टेरॉयड। इस कोच ने ही बोला कि आप इसको इस्तेमाल कीजिए, स्टेरॉयड को यूज करने की बात की। यह आपको पता चला है। उसने खुलासा किया कि यहां आने से पहले किए गए डोप परीक्षणों के दौरान भी कोच ने उसकी मदद की थी। आप समझ रहे हैं? आप शाम को ऐसे ही औचक निरीक्षण में निकल रहे हैं जहां खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे आपने देखा कि एक खिलाड़ी सिरिंज ले रहा है, कुछ इंजेक्शन से लगा रहा है। और जब इंजेक्शन से लगाते हुए आपने उसे देखा तो पूछा, भाई ऐसा क्या है, तुम ऐसे लगा रहे हो? बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, हमारी सपोर्ट टीम है, तुम क्या लगा रहे हो? वहां पे जाके जब पता चलता है कि नहीं, ये तो स्टेरॉयड है, कोच के कहने पे ले रहा है, पहले भी ले चुका है, डोप टेस्ट में भी कोच ने कुछ सपोर्ट किया था, तो ये तो कुछ क्वेश्चनेबल चीजें दिख रही हैं, इन पे प्रश्न उठाना वाजिब है। तो इसी से जुड़ी आपकी केस स्टडी है, हम इस पे आज बात करेंगे। इस पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो अर्जुन बैच है, जो हमारा P2I फाउंडेशन का जो हमारा अर्जुन बैच है, ये 10 अगस्त से शुरू हो चुका है। 10 अगस्त से इसमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, 10 अगस्त से ये शुरू हो चुका है, 10 अगस्त से। ठीक है, तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप स्टडी IQ विजिट करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ये बैच हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में शुरू हो रहा है, तो आपको जिस माध्यम में सही लगे आप उस माध्यम में जुड़ सकते हैं। शाम 6 बजे का ये बैच है, 10 अगस्त से शुरू है। P2I जो एडवांस हम जिसे कहते हैं, फाउंडेशन प्लस एडवांस की जो कक्षाएं हैं, आपको 18 किताबों का सेट मिलेगा। अगर आपको SIP प्रोग्राम फ्री मिलेगा, MRP प्रोग्राम फ्री मिलेगा, IGP प्रोग्राम फ्री मिलेगा, फ्री में मिलेगी टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की और मेंस की, आपको फ्री में मिलेगी थ्रू आउट मेंटरशिप, और साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको यूपीएससी के आपके पद पे सफलता दिलाने के लिए बनाई गई हैं। एक चीज और, अगर आपका हो जाता है प्रीलिम्स क्वालिफाई, तो ये पूरी फीस जो है ये हो जाएगी आपकी वापस, ये पूरी फीस हो जाएगी वापस। तो आप इस अर्जुन बैच से जुड़ना चाहें तो आप अभी studyIQ.com पे विजिट करके विकास लाइव कोड का प्रयोग करके इस अर्जुन बैच से जुड़ सकते हैं, जो 10 अगस्त से शुरू है। ठीक है, शुरू हो चुका है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस अर्जुन बैच को हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के कॉम्बो के साथ ले सकते हैं। हिंदी साहित्य जिसका बैच 13 अगस्त से स्टार्ट है, P2I जो आप ये अर्जुन बैच है ये 10 अगस्त से स्टार्ट है। इसके कॉम्बो के रूप में अगर लेना चाहें तो आप यहां पे भी विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं।
मात्र 39,999 रुपए में आप इस कॉम्बो बैच को भी ले सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो ये कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं, जहां पे इन दोनों को कंबाइंड ले लेंगे। और अगर आप कर लेते हैं प्री क्वालिफाई, अगर आपका प्रीलिम्स हो जाता है क्वालिफाई, तो ये पूरी फीस हो जाएगी आपको क्या वापस। मतलब सिर्फ जीएस की नहीं, ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर जो 13 अगस्त से शुरू हो रहा है, इसकी भी फीस हो जाएगी आपकी पूरी वापस। ठीक, तो आपको डिले नहीं करना। ये हिंदी साहित्य के बारे में जो है जो प्रतिज्ञा बैच हमारा, अभी मैंने उसके बारे में बताया। ये विकास लाइव कोड का इसमें आपको प्रयोग करना है, और ये भी वही मैंने बताया 13 अगस्त से शुरू हो रहा है। मैं इसी बैच के बारे में बता रहा था, हिंदी साहित्य का जो प्रतिज्ञा बैच है और जो अर्जुन बैच है, इन दोनों को आप साथ में ले सकते हैं। और अगर आप कॉम्बो बैच लेते हैं, आपका प्रीलिम्स हो जाता है क्वालिफाई, तो आपको पैसा वापस हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ हिंदी साहित्य लेते हैं, आपका प्रीलिम्स हो जाता है क्वालिफाई, तो भी आपके पैसे हो जाएंगे वापस। तो ये है बैच, इसकी जानकारी। ठीक है, चलो आते हैं केस स्टडी में। क्या है कि इसमें सबसे पहले आपको जो डिस्कस करना है हमें कि ठीक है, इस एथलीट से देश के लिए ओलंपिक पदक जीतने की उम्मीद की जा रही है। ऐसा एथलीट है, देश को उससे काफी उम्मीदें हैं। साथ ही इस खिलाड़ी के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अत्यधिक खर्च किया गया है। मतलब कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसपे बहुत खर्चा किया गया है, पूरे देश की निगाहें उस पर हैं। ठीक है, वही केस स्टडी पे ही आ रहा हूं। और वो आपको स्टेरॉइड लेते हुए पकड़ा जाता है और कह रहा है कि उसके कोच ने भी यही करने को कहा है और पहले भी सपोर्ट किया है। अब इस मामले में नैतिक मुद्दे क्या शामिल हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, आपके पास उपलब्ध विकल्प क्या क्या हैं और आप कौन सा विकल्प चुनेंगे। अगला, भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कुछ दीर्घकालिक उपाय भी सुझाइए। तो कुछ दीर्घकालिक उपाय भी हमें सुझाने हैं, हम इस पर बात करेंगे। ठीक, खैर ये तो दिखा ही है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी संहिता में खेलों में अंतर्निहित मूल्य हैं, जो मानवीय भावना, शरीर और मन का उत्सव है, और किसी भी खेल को जीतने या प्रथम आने के अलावा मूल्यों के रूप में परिचित होता है। तो प्रथम और द्वितीय या तृतीय आने से ज्यादा जरूरी है कि आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलें। ठीक है, आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेलें, ये बता रहा है। और खेल भावना में नैतिकता, निष्पक्ष खेल और ईमानदारी शामिल है। डोपिंग विरोधी कार्रवाई इसी नीति प्रक्रिया पर आधारित है और दुनिया भर में ये क्या है, स्वीकृत है। दुनिया भर में ये स्वीकृत है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। पहले हम हितधारक, देखिए हर जो केस स्टडी में शुरुआत में हम किसकी बात करते हैं कि हितधारक कौन कौन से हैं। ठीक है, हितधारक कौन कौन से हैं और क्या क्या है। पहला हितधारक है वही आरोपी खिलाड़ी, जिसको हमने बात की, जो एक आरोपी खिलाड़ी है। इसके क्या मुद्दे जुड़े हैं। ये निजी लाभ के लिए खेल की नैतिकता के साथ समझौता कर रहा है, सफलता का गलत आदर्श प्रस्तुत कर रहा है और खेल भावना को भी नुकसान पहुंचा रहा है। भाई जो लोग बहुत मेहनत करते हैं, जब मैं छोटा था तो मैं बार बार सोचता था मुझे ये वरदान मिल जाए कि मैं इतना अच्छा खेल लूँ, इतना अच्छा खेल लूँ। फिर मैंने एक बात पे सोचा कि वो जो वरदान मिलने की बात है, मुझे वरदान मिल तो जाए, पर वे लोग जो मेहनत करके वहां तक पहुंच रहे हैं, ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए जब समझ आई तब मुझे पता चला कि मेहनत के जो मोती होते हैं उनसे महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे एक गलत आदर्श भी है और खेल भावना को भी नुकसान पहुंच रहा है। भाई बाकी लोग फेयर खेल रहे हैं, अगर आप अनफेयर खेलोगे तो इससे आप पे निश्चित तौर पे आपकी खेल भावना को प्रश्न किया जाएगा। अगले हितधारक कौन है, आरोपी कोच, जो इनको कोच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खेलों में नैतिक संहिता का उल्लंघन खुद करवा रहे हैं, खेल में भ्रष्ट और अनैतिक प्रथाओं को शुरू करवा रहे हैं। उनका जो कर्तव्य है कोच के तौर पे, ठीक है, गुरु गोविंदो उखड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की जो महत्ता है, आप कबीर को कभी पढ़िएगा हिंदी साहित्य में, 13 अगस्त से उसका बैच शुरू है, तो कबीर की जब आप पढ़ेंगे उसमें गुरुदेव को अंग है, उसमें गुरु की महत्ता पे एक से एक बातें कही गई हैं। जब वहां पे आप गुरु के महत्व को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पे ये जो कर्तव्य है उसमें कितना बड़ा फेलियर दिख रहा है कोच का। ठीक है, उसके बाद गलत कार्य के लिए आप उत्तरदायित्व और जवाबदेही भी इनकी तय की जानी चाहिए। दूसरे हितधारक ये थे। तीसरे फिर और हितधारक कौन है, भारतीय खेल दल के अन्य खिलाड़ी, क्योंकि जो खेल रहे हो सकता है उन पे भी आरोप जाएं या उनके भी मन पे इसका असर पड़े। मान लो एक को बोला गया कि भाई तुमने गलत तरीके से खेल में खेला है और उस पर अगर आरोप लगे तो सारे खिलाड़ी भी उस साथ में आ जाएंगे, तो क्या इनकी विश्वसनीयता भी खतरे में पड़ जाएगी और उनकी ईमानदारी और खेल भावना दांव पे रख जाएगी। अच्छा, और हितधारक कौन है, उभरते हुए खिलाड़ी और प्रशंसक। हितधारक कौन है, उभरते हुए खिलाड़ी और प्रशंसक। क्या खेलों में निष्पक्षता के प्रति विश्वास की कमी हो जाएगी, उनमें निराशा आएगी अगर वे अपने रोल मॉडल से डोपिंग में लिप्त पाते हैं। सचिन तेंदुलकर का इतना महान कार्यकाल रहा, विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, अगर कभी इन पे इस तरह के आरोप लगते और वो प्रूव हो जाते तो सोचिए कितने सारे क्रिकेट प्रेमी से दुखी होते। आप उसी किसी ओलंपिक खिलाड़ी के बारे में भी सोच सकते हैं, यूसैन बोल्ट से लेकर नीरज चोपड़ा तक, एक से एक महान खिलाड़ी, लेकिन कभी ऐसा आरोप लगे तो कितनी बड़ी धक्का लगेगा खेल की छवि को, उन खिलाड़ियों की छवि को, और उन लोगों के दिल पे क्या बीतेगी जो उनको आदर्श मान के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये भी हितधारक है। और हितधारक कौन है, कार्यक्रम के आयोजक, जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है, ठीक है, और भारतीय डोप परीक्षण एजेंसी। अब कार्यक्रम के आयोजक क्या है कि टूर्नामेंट पे निष्पक्षता और गैर पक्षपात बनाए रखने के लिए ये खेल खिला रहे हैं, और जो भारतीय डोप एजेंसी है वो बिना किसी बाहरी प्रभाव के ईमानदारी और
निष्पक्ष रूप से खिलाड़ियों की डोप परीक्षण आयोजित करना। तो अगर ये कल को डोप में पॉजिटिव पाए जाते हैं खिलाड़ी, तो जो भारत की जो है, जो क्या कहते हैं उसको, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो नाडा है, इस पे बहुत बड़ा आरोप लगेगा और इसकी विश्वसनीयता क्या हो जाएगी, खतरे में आ जाएगी। तो नाडा की बात भी आएगी कि नाडा जो है ये क्यों नहीं कर रही है। अगला, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो साई है, ठीक है, इस पे क्यों, इस से मुद्दे क्या है, ये राष्ट्रीय सम्मान की बात है, राष्ट्रीय गौरव इससे खतरे में आ जाएगा। यह सुनिश्चित करना कि खिलाड़ियों और कोचों द्वारा नैतिक आचार संहिता का पालन किया जा रहा है या नहीं, यह भी कहीं ना कहीं कमी है। और देश में चूंकि खेलों को बढ़ावा देती है, तो अगर ऐसे इंसिडेंट्स सामने आएंगे तो निश्चित तौर पे जो खेल हैं उनको उस स्तर पे बढ़ावा नहीं मिल पाएगा। ठीक। और हितधारक कौन है, आप खुद, क्योंकि आप खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं और टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खेल दल के नेता के रूप में गए हैं। ठीक है। आपके समक्ष नैतिक मुद्दे क्या हैं, निष्पक्ष खेल और ईमानदारी बनाम राष्ट्रवाद का पालन। निष्पक्ष खेल कराइए और ईमानदारी की तरफ जाएं या राष्ट्रवाद की तरफ जाएं। ईमानदारी की तरफ जाएंगे तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, राष्ट्रवाद की तरफ जाएंगे तो आपसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रवाद ये मिक्स राष्ट्रवाद होगा, सच्चा राष्ट्रवाद तो नहीं होगा। ठीक है, सच्चा राष्ट्रवाद देश के साथ जाएगा कि कल को अगर खुलासा हो गया तो देश की जो बदनामी होगी उससे बढ़ के कुछ नहीं। अगला, भारतीय खेल प्राधिकरण और आयोजकों को गलत कार्यों का खुलासा करना, ये आपके नैतिक मुद्दे, यानी कि सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करना बनाम राष्ट्रीय हित की सेवा करना। राष्ट्रीय हित क्या, अभी मेडल ले देते हैं, बाद में घर में जाकर उसको समझाएंगे गलत कर रहे हो तुम। ठीक है। और क्या, खेल अधिकारियों के नियमों और कानूनों का सम्मान। एक खेल अधिकारी के तौर पे आपके कुछ विशेष नियम और विशेष कानून हैं, इनका सम्मान किया जाना बहुत जरूरी है और आपको इनका सम्मान करना पड़ेगा। ठीक। अब आपके पास अगला क्या है, उपलब्ध कौन से विकल्प हैं, उनके गुण और दोष क्या हैं। पहला क्या है, विकल्प क्या है कि इस मुद्दे पे आंखें बंद रखो, पहला विकल्प, और कुछ ना करो। आप आंखें बंद रखिए, कुछ ना कीजिए। आरोपी खिलाड़ी को खेल में भाग लेने दिया जाए, कोच के खिलाफ भी तत्काल कोई कार्रवाई न की जाए, ये आपने पहला विकल्प चुना। मान लो इसके गुण क्या है, भाई देश के लिए पदक जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत शानदार खिलाड़ी थे। लेकिन इसके दोष क्या है, यह नियमों और कानूनों के खिलाफ है, निष्पक्ष खेल और ईमानदारी के सिद्धांत के खिलाफ। निश्चित तौर पर यह दोष क्या कि ये नियम कानून के खिलाफ भी है और जो खेल भावना है, जो ईमानदारी से खेल खेला जाता है, उसके भी खिलाफ है। अगर आप इसको चुनते हैं, इसी को चुनते हैं, तो और गुण इसके क्या है कि अन्य खिलाड़ियों के खेल पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब सकारात्मक चीज क्या निकल के आ सकती है, भाई किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि कोई क्या कर रहा है, तो किसी के दिमाग में बात भी नहीं आएगी। दोष क्या है कि अगर किसी और को इस बारे में पता चलता है तो वह इस मुद्दे को उठाता है तो हम परेशानी में पड़ सकते हैं, साथ ही यह देश के लिए भी शर्मिंदगी की बात होगी, निश्चित तौर पे शर्मिंदगी की बात होगी। और क्या है विकल्प, और फिर क्या है, खिलाड़ियों और कोच को चेतावनी देना और मामले को समाप्त करना। खिलाड़ी और कोच को चेतावनी देना और मामले को समाप्त करना, ये दूसरा विकल्प है कि हमने तुमको चेतावनी दे दी, आगे से सावधान रहना, लेकिन आपको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। इसके गुण क्या है, खिलाड़ी खेल में भाग लेने में सक्षम हो जाएगा, वह देश के लिए पदक जीत सकता है और यह टीम के लिए देश को शर्मिंदगी से बचाएगा। दूसरा दोष क्या है, वह खिलाड़ी और कोच फिर से इस तरह का व्यवहार दोहरा सकते हैं जिसमें देश को और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। मान लो आज तो आपके सामने आ गए, कल को आपसे छुपने की कोशिश करेंगे, फिर छुप के व्यवहार दोहराएंगे, तब आप कैसे उन पर नकेल लगाओगे। तो पहले केस में क्या किया कि हम कुछ नहीं बोला, दूसरे केस में डांटा गया पर फिर भी रोका नहीं गया, ये दूसरा केस है। ठीक है। अच्छा, तीसरा विकल्प क्या है कि उसे, जो आरोपी खिलाड़ी है, को चोट के झूठे आधार पर खेलने से रोकना और उसे भारत वापस भेज देना। मतलब हमने उसको रोक दिया लेकिन आधार जो है वो क्या था, झूठा आधार था। जो आधार था वो क्या था, झूठा लगा दिया। मतलब ये सोच के कि अगर मेन आधार बता देंगे तो हम पे भी आएगा, हमारी जो डोपिंग एजेंसी है उस पे भी बात आएगी। तो तीसरे में आपने क्या किया कि उसको भी शर्मिंदगी से बचाने की कोशिश की और खुद भी शर्मिंदगी से बचने की कोशिश की, लेकिन आपने उसे खेलने भी नहीं दिया ताकि बाद में कुछ ना फूटे। ठीक। अच्छा, नैतिक, इसके गुण क्या है, नैतिक कि उसे भाग लेने की अनुमति नहीं देना नैतिक होगा, बिल्कुल इसके गुण है। दूसरा, भारतीय दल के अन्य खिलाड़ियों के साथ साथ प्रतियोगियों के लिए भी उचित होगा, उन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और देश को शर्मिंदगी से बचा सकता है, क्योंकि जब उसका बाद में टेस्ट होगा ही नहीं तो फिर उसको कौन ही रोकेगा। अच्छा, दोष क्या है, ये गलत उदाहरण पेश होगा। किसी ने अगर किसी चीज में कोई गलत है तो उसको उस चीज के लिए सजा दी जाए, किसी और चीज के लिए सजा न दी जाए। दूसरा, अगर मीडिया को इस पूरी घटना के बारे में पता चल जाता है तो ये मुद्दा भारत में उजागर हो सकता है। हमने एक टर्म पढ़ा था मीडिया ट्रायल, तो निश्चित तौर पे जो मीडिया ट्रायल है वो शुरू हो जाएगा। अगला, झूठ बोलना अनैतिक है। ठीक है, आप एक गलती को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, ये बहुत मामलों में अनैतिक है। कुछ मामले हमने दोष देखे ही, हमने गुण भी देखे पर दोष भी देखे, और दोष ज्यादा ताकतवर है उसमें। ठीक है। अच्छा, चौथा क्या है कि आप मामले की जांच करें और पता लगाएं कि क्या संबंधित स्टेरॉयड प्रतिबंधित है। ठीक है,
आपने चौथा क्या, मामले की जांच की, पता लगाया कि संबंधित स्टेरॉइड प्रतिबंधित है, ठीक है। और इसमें और भी चीजें हैं, ठीक है। यदि नहीं तो खिलाड़ी, और पहले इसी में देख लेते हैं कि क्या कहते हैं, पहला ये है, यदि नहीं तो खिलाड़ी और कोच को भविष्य में किसी भी ऐसे अनैतिक कार्य के लिए चेतावनी देना, ठीक है। और दूसरा क्या, यदि हाँ तो पता करना कि क्या कोई अन्य खिलाड़ी भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, ठीक है, इसमें शामिल है, ठीक है। तो एक बार यहां पे आ जाते हैं पहले शुरू पे कि मामले की जांच करना। इसके गुण क्या होंगे कि निष्पक्ष खेल ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मूल्यों को बनाए रखेगा अगर आप इसकी जांच करेंगे तो, और देश को अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी से बचाएगा निश्चित तौर पे, ठीक है। इसके दोष क्या है कि इससे खेल में भारत के पदक जीतने की संभावनाओं को नुकसान पहुंच सकता है निश्चित तौर पे, क्योंकि वो योग्य खिलाड़ी था, पूरे देश की आशाएं थी उस पे, वो नहीं जाएगा। मान लो चलो गलत कर रहा है, आपने उसको सही सजा दी, लेकिन उसके बाद भी पदक पे तो असर पड़ेगा ही, ठीक है। अगला यही इसी पे, यदि नहीं तो खिलाड़ी और कोच को भविष्य में किसी भी ऐसे अनैतिक कार्य के लिए चेतावनी देना, ठीक है। एक इसका फायदा क्या है कि एक सही मिसाल कायम करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित होने पे रोक लगेंगी, ये इसका फायदा है। नुकसान फिलहाल कोई नहीं, वही पुराना वाला कि भाई मेडल की संभावनाओं पे झटका लगेगा। अगला, यदि हाँ अगर पता चलता है कि हाँ वो जो स्टेरॉइड है प्रतिबंधित है, तो पता करना कि क्या कोई अन्य खिलाड़ी भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल है। इसका फायदा क्या है, उभरते हुए खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के बीच में खेलों के प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि अगर कहीं पे कुछ इस तरह की घटना हो रही है तो बड़े स्तर पे ऐसे अधिकारी हैं जो इसको चेक कर रहे हैं और इसको पूछ भी रहे हैं, क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि क्यों गलत है, कैसे गलत है। मतलब ये कि चाहे आपका हो चाहे किसी और देश का हो, अगर गलत कर रहा है तो उसको सजा मिल रही है, तो इसका मतलब कि ईमानदारी से काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। चूंकि मामला ऐसा है कि इससे देश को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और पूरे दल को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, जैसा कि रूस के मामले में हुआ था, आपने देखा था। दोषी खिलाड़ियों को भारत वापस भेजने की व्यवस्था करना, ठीक है। जो दोषी खिलाड़ी हैं उनको भारत वापस भेजने की व्यवस्था करना, और क्या, कोच के खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई करना, ठीक है, क्योंकि कोच ही हैं जो इस सब को श्रेय दे रहे हैं। अगर वो पहले से नकार देता तो शायद वो खिलाड़ी ये ना करता। अगला इसका पॉइंट क्या हो सकता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण से कोच के स्थान पे दूसरा कोच टोक्यो भेजने, मतलब अभी तो पेरिस का है तो ये पेरिस का कर देता हूं, कहां पे, पेरिस भेजने के लिए कहना। अच्छा, इसका फायदा क्या है कि उभरते हुए खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के बीच में खेलों के प्रति विश्वास बढ़ेगा, हमने पहले भी बात की। इसके गुण क्या है, ठीक है। अगला क्या है, अब आपके द्वारा चुना गया विकल्प क्या होगा, हम इस पे बात कर लेते हैं कि फाइनली आप क्या चुनोगे आपके द्वारा। यहां पे मैंने मेरा लिखा है क्योंकि मैं यहां पे सचिव था। अब जब आप करोगे तो आप, ये मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आप अपने पे मेरा ही लिखना, ठीक है। पहले क्या है, पहले 3 विकल्पों को मैं नहीं अपनाऊंगा निश्चित तौर पर। पहला क्या कि इग्नोर करना, दूसरा क्या कि डांट देना, लेकिन तीसरा क्या कि झूठा, मतलब उसको खेलने ना देना लेकिन गलत चीज बताना कि नहीं चोटिल हो गया था, सही कारण ना बताना। तो ये तीनों आप क्या करेंगे, इसको आप नहीं अपनाएंगे क्योंकि वे खेल भावना के विरुद्ध है। क्योंकि अगर इसमें बाद में खुलासा किया जाता है तो आपकी खुद की जो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी जो है, ठीक है, ये दांव पे हो जाएगी, इस पे प्रश्न उठ सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि को भी नुकसान पहुंच जाएगा इससे, ठीक है। ये मैं चौथे विकल्प को चुनना पसंद करूंगा, आप चौथे विकल्प को चुनेंगे क्योंकि यह दी गई स्थिति में अधिक नीतिपरक एवं नैतिक रूप से प्रभावी व उपयुक्त प्रतीत होता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी और भी बातें इसमें, वो इसलिए है क्योंकि यार मान लो कि आज तुम ऐसा कर रहे हो, कल को तुम्हें पता नहीं सामने 20-25 देश और बड़े बड़े खिलाड़ी ऐसा कर रहे हो, तब तो तुम्हारे देश के जो योग्य खिलाड़ी हैं उनको मेडल नहीं मिल पाएगा। सामने कोई ऐसा करे तो तुमको भी नुकसान होगा ना। तो तुम भी ऐसा मिसाल कायम करो कि सामने वाला भी कहे कि यार नहीं, इसने ईमानदारी दिखाई है तो हम भी ईमानदार रहेंगे, ठीक। अच्छा, अब आपके द्वारा चुना विकल्प क्या है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए, ठीक है, भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए, ठीक है, कुछ दीर्घकालिक उपाय करने पड़ेंगे। क्या? इस विचार को बढ़ावा दिया जाएगा कि जीतना और हारना देश की ताकत की बजाय व्यक्ति और टीमों की प्रतिभा पर निर्भर करता है, ठीक है। देश की ताकत ये नहीं है, आपकी प्रतिभा पे, आप प्रतिभावान हो तो देश के लिए अच्छा है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। निर्भर करता है, ऐसी भावना खेल को राष्ट्रीय गौरव बढ़ावा देने वाले एक क्षेत्र के रूप में भरने से रोक सकता है। देखो, किसी चीज को ना ओवर एम्फेसाइज करना, किसी को भगवान का दर्जा देना नहीं सही है, यही बात यहां पे कही जा रही है, ठीक है। अगला क्या है, भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए और दीर्घकालिक उपाय क्या है, खेल प्राधिकारियों द्वारा डोपिंग रोधी नीतियों को सख्ती से लागू किया जाए, ठीक है। प्रतिस्पर्धा से पहले, उसके दौरान और बाद में डोपिंग का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षणों की संख्या बढ़ाया जाए और उस पर नियंत्रण किया जाए। मतलब हर स्टेज में, हर फेज में आप डोपिंग टेस्ट कीजिए। हो सकता है किसी सेकंड या कोई व्यक्ति 3rd स्टेज में ले रहा हो, 2nd स्टेज तक करने के बाद आप उसको ग्रीन सिग्नल नहीं दे सकते, आप लास्ट स्टेज में भी देखिए, रिजल्ट आने के बाद भी देखिए कि भाई ऐसा तो नहीं कि उसने लास्ट टाइम पे कुछ ले लिया हो, ठीक।
और क्या है, डोपिंग एक निवारक के रूप में सख्त दंड और सजा का प्रावधान लागू करना है, इसके लिए कानून बनना है। खैर 2016 में राष्ट्रीय खेल नैतिकता आयोग विधेयक भारतीय संसद में पेश किया गया था, लेकिन कभी पारित नहीं हुआ। इसलिए उसी विधेयक को फिर से लाने के लिए मंत्रालय को फीडबैक दिया जाएगा कि भाई इस तरह के कानून लाइए, इस तरह के नियामक बनाइए कि खिलाड़ी इस प्रकार के डोपिंग में संलिप्त न हो सके। ठीक है, खिलाड़ियों की इसकी अनैतिकता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए डोपिंग रोधी जागरूकता कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। स्कूल और कॉलेज स्तरों पर जागरूकता और शैक्षिक कार्यक्रम चलाना, जहां अधिकांश खेल प्रतिभाओं खिलाड़ियों का विकास होता है और फिर प्रतिस्पर्धी स्तरों पर खेलने के लिए आगे भेजा जाता है। फिर और क्या कर सकते हैं, खिलाड़ियों को इसकी अनैतिकता व स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए आप जो कार्यक्रम है उसमें क्या कर सकते हो, आप आर्ट ऑफ लिविंग या जैसे संस्थान जो हैं इस तरह के समूहों से सहयोग ले लीजिए। ऐसे कोई एनजीओ हो, एनपीओ हो जो इस तरह का काम करता हो, आप उसका सहयोग ले लीजिए। और डोपिंग के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की बिक्री को भी आप क्या कर देंगे, रोकेंगे, या एटलीस्ट इसके लिए आप सिफारिश भेजेंगे कि इस प्रकार की चीजों को रोका जा सके। ठीक है, डोपिंग में इस तरह की चीजों को रोका जा सके। ठीक, तो ये है कुछ बातें जिस पे हमने बात करनी। मैं फिर से बताता चलूं कि 10 अगस्त से शुरू हो चुका है अर्जुन बैच। 10 अगस्त से अर्जुन बैच शुरू हो चुका है। इस बैच में अगर जुड़ना चाहते हो तो भी आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके जुड़ सकते हैं। ये शाम 6 बजे का बैच है। और हिंदी साहित्य का बैच जो नया बैच है, जो प्रतिज्ञा बैच है, बैच नंबर 2 है, और ऐसे बैच नंबर 4 है, तो ये 13 अगस्त से शुरू हो रहा है। ये दोपहर 1 बजे चलेगा। आप इसको इंडिविजुअली भी ले सकते हैं। हिंदी साहित्य में इंटरेस्टेड हो तो आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय ले सकते हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके 13 अगस्त से शुरू हो रहा है। आप अर्जुन बैच को ले सकते हैं, 10 अगस्त से शुरू हो चुका है, 6 PM पे चलेगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो इसका कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं, जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं 39,999 में आप इसके कॉम्बो बैच को भी ले सकते हैं। हाँ, विकास लाइव कोड को याद कर लीजिए, इसको मत भूलिएगा। इस कोड का प्रयोग करके आपको स्टडी IQ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बाकी ये मेरा और टेलीग्राम चैनल का लिंक है @ऑफिशियल विकास करके, आप स्कैन करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिस पे मैं अपडेट और बाकी चीजें लगातार देता रहता हूं। आपसे 1-to-1 बात भी हो सकती है। ठीक है, बाकी स्टडी IQ IAS देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और किन विषयों पे आपको केस स्टडीज देखनी है। आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।